ज्यादा बड़ी तादाद नहीं आई। ये दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 10,000 लोगों को लाया जाएगा अडियाला जेल के बाहर। लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया जाता है, लेकिन बड़ी बेदिली के साथ। ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल के बाहर आए। अलीमा खानम ने आज दोपहर को यह कहा कि हम जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जा रहे थे तो हमें महमूद अचकजई साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैगाम है, और वो पैगाम यह है कि अगर आप अपने एहतजाज को थोड़ा आगे ले जाएं और अपने धरने को थोड़ा आगे ले जाएं तो हम 10,000 लोग लेकर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी क्या वक्त? उन्होंने कहा जी 2 बजे की बजाय आप 6 बजे पे ले जाएं। तो अलीमा खानम ने कहा जी हमने उनकी ऑफर कबूल कर ली और हम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वहां पे धरना देकर बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि 10,000 लोग पहुंचते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 लोग ना आए तो क्या होगा, उन्होंने कहा जी फिर 7 बजे हम धरना खत्म कर देंगे और हम वापस जाएंगे। तो एक ऑफर हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पे की गई थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कुछ सहूलतें चाहिए, यानी सरप्लस बजट चाहिए, तरक्याती कामों में कटौती चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्जी या इजाजत चाहिए, या उनका बजट इस तरह से वो बनाना चाहते हैं कि वफाक को उसका फायदा पहुंचे। अब उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने मांगी मुलाकात। तो जो ऑफर दी गई वो ये थी कि मुजम्मल असलम की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी और एक बहन को, और वो बहन भी पसंद की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कौन सी वाली बहन। तो एक इमरान खान की बहन और एक मुजम्मल असलम, इन दो की मुलाकात के बारे में मुबैना तौर पर यह इतला आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुलाकात तो सुहेल अफरीदी की होनी चाहिए और मुलाकात तो बाकी लोगों की होनी चाहिए और इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाना चाहिए और ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप 2 मिनट की एक मुलाकात करवाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे देखें जी आपने अपने भाई को देख लिया, काफी हो गया। तो ये तरीका का ठीक नहीं है, हम इस ट्रैप में नहीं आते। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि 10,000 कारकुन वहां पे अडियाला के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया कि अगर ये 10,000 बंदे वहां पे इकट्ठे कर ले तो फिर आकर मेरे साथ बात कर ले, हम इनकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर ये 10,000 बंदे इकट्ठे ना कर सकें तो फिर जिस तरह वजीर आजम ने कहा वैसे चुपचाप करके बैठे और बात सुने सर फेंक के। तो अब ये चैलेंज तो हुकूमत ने भी कर दिया था और हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के रास्ते में हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद 1,1200 लोग, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1,500 होंगे, इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे नहीं कर पाई। या वो करना ही नहीं चाहते या लोग उन पे भरोसा ही नहीं करते। तो मसला क्या है, मैंने इसके बारे में काफी, मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, वो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि लोग इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन इमरान खान के बारे में जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे लोग मायूस हो चुके हैं और लोग अब उन पे भरोसा नहीं कर रहे और उनके साथ बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बार बार लोग निकलते हैं, उनके कहने पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जो लोग आए हैं इनके बारे में मैंने पूछा, जो वहां पे सहाफी मौजूद हैं, कि मुझे आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जो आए हैं और इन्हें कौन लेकर आया। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया जी कि ये मकामी सतह पे जो लोकल क़यादत होती है, ये वो लोग आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई MNAs, MPAs, सेनेटर्स अपने साथ बंदे निकाल कर लाए हों, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उन लोगों ने जोर लगाया। कहते जी वो नहीं है, ये ज्यादा लोग पंजाब से आए हैं, कम लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और ज्यादा लोग वो हैं जो मकामी सतह की क़यादत है। कोई अपने साथ 10 ले आया, कोई 20 ले आया, कोई 50 ले आया। तो लोग यहां पे आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटीज शुरू हो गई है, हर बंदे को टिकट चाहिए। तो जो जो लोग टिकट चाहते हैं उन्हें पता है PTI का टिकट मिलेगा तो जीतने का इम्कान बढ़ भी जाएगा। जज्बाती वोट सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जितना आम आदमी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ है, तो वोट ले लेते हैं। अब धांधली तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, लेकिन अगर वोटों पे कोई हिफाजत कर सके तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीत सकता है। तो यहां पे ये लोग आए, 1500 के करीब लोग मैक्सिमम भी, अगर मैं बहुत बढ़ा के भी आपको बताऊं तो ये 1500 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी इमरान खान साहब निकलते थे सिर्फ अपनी पेशी पे जाने के लिए तो 10-20 हजार बंदा साथ भागना शुरू कर देता था।
लोग पैदल निकल पड़ते थे, एक एक 1.5 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम होती थी, सर ही सर होते थे। ये इमरान खान साहब जब पेशी पे जाते थे तब की बात है। तो उस इमरान खान के लिए लोग कॉल करते हैं और सिर्फ 10,000 बंदा अडियाला के बाहर नहीं आता, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि लोगों को एक तो मार इतनी पड़ी है और इतना ज्यादा हुकूमत ने सख्ती की है, इतने लोगों को उठा उठाकर जेलों में डाला है कि एक ये खौफ है। दूसरा, जो क़यादत लेकर जाती है लोगों को या वहां जाती है, वो बड़ी बेदिली के साथ ये ऐलान करते हैं और लोग ये जानते हैं कि दे आर नॉट सीरियस। जब भी कभी कोई सीरियस तहरीक चलती है या कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ता है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक मायूसी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो भी एहतजाज होता है ना, उसकी लंबी तैयारी होती है। आज अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत अवामी एहतजाज खड़ा करने में कामयाब हुई, मैंने कल के मनादिर देखे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए थे क्रैकडाउन के बाद, और पूरा पंडाल ना सिर्फ भरा हुआ था बल्कि अलग अलग जगहों पर धरने हो रहे थे। तो ये इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आपने कई महीनों की तैयारी की हुई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे कहती है जी कल आना है, परसों आना है, तो वो लोग कहां आएंगे? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त 2026 की तारीख दे दे और अपनी डिमांड सामने रख दे कि जनाब ये हमारी डेडलाइन है और ये हमारी डिमांड्स हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी जाती तो 5 अगस्त 2026 को हम पूरा पाकिस्तान लेकर अडियाला की तरफ जाएंगे या हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कॉल तो फिर इस तरह दी जाती है 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, कम से कम 50-60 दिन पहले आप कॉल दें, फिर तैयारियां करें, फिर लोगों को निकालें, पूरा एक बयानिया बने, हर आदमी की ज़हन साजी की जाए, फिर स्ट्रीट मूवमेंट चले, फिर लोग निकलते हैं। ऐसे थोड़ी लोग निकलेंगे कि आप कहेंगे लोग आपके जाती मुलाजिम नहीं है। लोग इमरान खान से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप को वो शक की नजर से देखते हैं और अब वो उनसे मायूस हो चुके हैं। देखें, वो कॉलें दे दे के थक गए, लोग नहीं निकलते ऐसे। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आज ये तारीख दे दें, मिसाल के तौर पे आज मिड है जून का, तो अगस्त की 5 तारीख अगर दें तो ये 1.5 माह का टाइम है इनके पास। तो इस 1.5 माह में बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब आ जाए नाजरीन कुछ और खबरों की तरफ। फैसल वाडा टीवी के ऊपर अचानक से नजर आए। हर मौके पे फैसल वाडा अचानक से आ जाते हैं और आकर चित्रौल शुरू कर देते हैं। ज्यादा चित्रौल वो नून लीग की करते हैं। फैसल वाडा की कई प्रेडिक्शंस गलत भी हुई। यानी इसी फैसल वाडा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल अफरीदी वजीर आला बन जाए, लेकिन वो बन गया। फैसल वाडा ने और बहुत बातें की थी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। ख्वाहिशात होती है ना जर्नैलों की, वो इनको बता देते हैं तो वो उनको कहते हैं ये मेरी पेशन गोई है। तो अब वो लगातार नून लीग की चित्रौल कर रहे हैं, उसी बूट के साथ जो बूट उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उठा के टेबल पर रख दिया था। तो फैसल वाडा जो है वो नून लीग की लितरौल करते हैं और नून लीग वाले एक लफ्ज भी नहीं बोलते। इतना बुरा वक्त तो मैंने नवाज लीग का कभी नहीं देखा था। यानी नवाज लीग के लोगों को मुशर्रफ के दौर में भी मैंने देखा कि वो गैरत खा जाते थे, वो बात करते थे, जोर लगाते थे, मुकाबला करते थे, लेकिन आसिम मुनीर के दौर में वो सिर्फ लितर खाते हैं और वो उनकी बहुत चित्रौल हो रही है। और फैसल वाडा जैसा बंदा कर रहा है जो किराए के वोट लेकर सेनेटर बना हुआ है। और औकात आप सारे जानते हैं फैसल वाडा की, हम सबको पता है। लोग तो इन्हें टॉमी भी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, उन्हें टॉमी नहीं कहना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा ने जर्नैलों की तारीफें की हैं, फौजी क़यादत की बहुत जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफें की, और सियासतदानों को जो है वो ये बहुत रगड़ा लगाते हैं, उनकी ठुकाई करते हैं। तो सियासतदानों के अंदर एक घुसपैठिया है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सियासतदानों को ना ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनको अपनी सफ़ों से अलग करना चाहिए जो सियासतदानों को ही गाली देता है और सियासतदान के तौर पे ही पहचाना जाता है। हमारे सहाफ़ियों में भी ऐसे लोग हैं। एक सहाफ़ी है ऐसा, वो हर जगह बैठ के ना सहाफ़ियों को गालियां देता है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे 10 साल के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान में मीडिया होना ही नहीं चाहिए, जो करा रहा है मीडिया करा रहा है। अच्छा, जैसे ही नवाज शरीफ का दौर आता है ना तो ये बहरूपिया जो एक सहाफी है ये हर जगह बैठ के ये कहता है कि आप बंद कर दें, और वो सुन रहा है तो उसको पता है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं और मैं उसके बारे में कह रहा हूं। और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तो ये जो भरम है ये भी जाता रहेगा। तो ये मीडिया को गालियां देता है नवाज शरीफ के दौर में कि मीडिया अच्छा नहीं है। इमरान खान के दौर में ये आजादी इज़हार राय का एक दाई बन जाता है, एक उसके लिए बहुत बड़ी आवाज बन जाता है। तो यहां एक से एक जो है वो मनहूस बैठे हुए हैं जो अपने अपने फायदे की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जो सीसीडी ने कत्लेआम किया, एक सानिया साहिवाल हुआ था, हमने उस पर कितनी आवाज उठाई थी।
پاکستان کے میڈیا نے ٹرانسمیشنز کر دی تھی، ہیڈ لائنز چلتی تھی، بہت رولا ڈل گیا تھا پورے میڈیا پہ، شور مچ گیا تھا کہ سائیوال کے اندر جو سی ٹی ڈی نے کیا اس دور میں وہ کتنا بڑا ظلم تھا. اس ظلم کے خلاف ہم سب نے آواز اٹھائی. یعنی جتنی آواز میں نے اس ظلم کے خلاف اٹھائی تھی اس کا 20% بھی میں نے خود ذاتی طور پہ آپ کے سامنے میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو ظلم ہوا چکوال میں اس کے خلاف 20% بھی آواز نہیں اٹھائی. وجہ یہ ہے کہ نظام نے ہمیں مایوسی کر دی ہے. ہمیں پتہ ہے انصاف ہونا ہی نہیں ہے. ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے، ناانصافی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کون کون سی ناانصافی کے بارے میں بات کریں. ادھر سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں آزاد کشمیر میں جو آدمی نکلتا ہے اپنے حق میں بات کرنے کے لیے، ان کا نیا نام نکال کے رکھ دیا جی یہ شر پسند ہے. تو 12,000 بندہ تو پہنچا نہیں. دوسری جانب فیصل واڈا نے اچھی خاصی لعنت ملامت کی ان کے اوپر. آزاد کشمیر میں سیکورٹی فورسز جب سے داخل ہوئی ہیں اس کے بعد سے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی جا رہی ہے. زبانی بات چیت یا کوئی آپس میں بیٹھنا سیاستدانوں کا، اس پہ لگ بھگ پابندی لگ چکی ہے. دیکھیں سیاستدان بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو فورسز ہیں وہ لگاتار اسٹریٹ فائر کرتی ہیں، لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے اور ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انتشار پھیلایا جائے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آزاد کشمیر کے اندر اپنے مقاصد پورے کیے جائیں. یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے اپنی ریڈ لائن بنا لی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہی 12 سیٹوں کی موجودگی میں وہ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت قائم کرنے کے قابل ہوں گے. اس کے بغیر وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. دیکھیں ابھی میں بات کر رہا تھا سی سی ڈی والے کیس کی. اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جس ملک میں مسٹیکن آئیڈینٹی میں بندے مار دیے جائیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے مار دیا، اور یہ خبریں عالمی سطح پہ چھپیں، وہاں پہ کون سیاحت لے کر آئے گا؟ وہاں پہ کون سرمایہ کاری لے کر آئے گا؟ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور یہ حرکتیں بند کرنی چاہیے. عدالتوں کا وجود پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. پولیس مقابلوں میں اور جعلی پولیس مقابلوں میں لگاتار بندے مارے جا رہے ہیں. دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو پاکستان خسارے میں جا رہا ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی مسلط کردہ حکومت. اور اس کو مسلط کس نے کیا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. اپنے مفاد کے لیے دیکھیں نا، انہیں ہی فائدہ پہنچا ہے نا، پاکستان کو تو نقصان ہی ہوا. پاکستان کی تو معیشت گر گئی، پاکستان کی سرمایہ کاری ختم ہو گئی، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی، پاکستان کے حالات خراب ہو گئے، سیاسی عدم استحکام ہو گیا. پاکستان کے ساتھ تو بہت برا ہوا، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تو اچھا ہوا نا. انہیں 5 سال مزید نوکری مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو استثنا بھی مل گیا کہ تا حیات اگر وہ کوئی جرم کریں تو انہیں قانون نہیں پکڑ سکتا. تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے ناظرین یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کا ٹیکس کم کیا جائے گا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. رواں مالی سال تنخواہ داروں سے 655 ارب روپے جمع کیے گئے، جبکہ آئندہ بجٹ میں 700 ارب وصول کیے جائیں گے. یہ نا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کی جیب کا ایک سوراخ بند کر رہے ہیں نا تو 4 مزید سوراخ آپ کی جیب میں پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ کا خون پسینہ نچوڑ لیں گے. اور یاد رکھیے گا 1 سے 2 سال اگر یہ حکمران مزید رہتے ہیں اور انہی پالیسیوں پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو پورا پاکستان وہ قیمت چکائے گا جس کا ہم کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ معیشت کو پوری طرح نچوڑ کے رکھ دیں گے. برین ڈرین بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کا ایک موقف بھی آیا، ذرا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 15 جون کو عمران خان کو ایک بار پھر پمز اسپتال منتقل کیا گیا. ہمیں بیرسٹر گور کی ٹویٹ کے ذریعے سے معلوم ہوا. جو جاری کیا گیا ہے طبی رپورٹ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے. ماضی میں بھی مشکوک دعوے یہ ادارہ کر چکا ہے کہ عمران خان کی بینائی 90% بحال ہو چکی ہے. بعد میں جب ان کے وکیل اڈیالہ میں ملاقات کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے اس دعوے کو مسترد کر دیا، جی میری جو نظر ہے وہ بحال نہیں ہوئی. ایک بنیادی سوال اب بھی جواب طلب ہے، عمران خان کو 5ویں انجیکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم حکومت کے موقف کو قبول نہیں کرتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں آزاد اور مستند ماہر ڈاکٹروں سے کروایا جائے. پھر انہوں نے عدالتی احکامات بتایا کہ جناب ہماری ملاقات کے لیے عدالتوں نے بھی کہا ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کو حقوق سے محروم کرنا محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ
जेल मैनुअल और हाई कोर्ट के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान दर्ज झेल हकूक के हकदार हैं। नंबर 1, अपने बेटों से हफ्तावार टेलीफोनिक गुफ्तगू, खानदान के अफराद से हफ्तावार मुलाकात, अपने वकला से हफ्तावार मुलाकात, किताबों और मुताले के मवाद तक रसाई, टेलीविजन और अखबारात तक रसाई, मुनासिब तिब्बी इलाज और बाकायदा तिब्बी मुआयनों तक रसाई, किसी भी तिब्बी अमल या तरीका इलाज से कबल करीबी अहल खाना को इतला देना। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसके मुताबिक वो ये बताती है कि इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी जाए। ये हाई कोर्ट ने बाकायदा अहकामात दिए हुए हैं और मुलाकातें भी करवाई जाएं। और 6 दोस्त जिनमें पार्टी नुमाइंदगान भी शामिल हो हर जुमेरात को उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। उनकी बहनें जो है वो मुतालबात कर रही हैं, पार्टी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो अब उनका मजाक उड़ा रही है। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में 8 लोगों को मेंशन किया, यानी 8 लोगों को वो ट्वीट टैग किया कि ये 8 लोग हैं जिनकी वो खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। ये जो जंगबंदी हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। शहबाज शरीफ ने जो टैग किया वो ट्रंप को किया, नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस उनको किया, मार्को रूबियो को किया, स्टीव विटकॉफ के एक अकाउंट को किया, फिर स्टीव विटकॉफ के दूसरे अकाउंट को किया। तो पहले 5 अमेरिकी अकाउंट्स को उन्होंने टैग किया। फिर बारी आती है ईरान की, यानी ईरान को प्रायोरिटी नहीं दी और यह भी नहीं देखा कि सदर ट्रंप को अगर आपने पहले किया तो फिर आप दूसरे नंबर पे ईरानी सदर को करें, फिर आप अगर जेडी वेंस को करते हैं तो फिर आप कालीबाफ को करें, फिर आप मार्को रूबियो को करते हैं तो फिर आप इराकची को करें। जो तरीकाकार था वो तो ये था, लेकिन 5 अमरीकियों को पहले रखा और 3 ईरानियों को बाद में रखा, जिनमें ईरानी सदर, कालीबाफ और इराकची, ये तीनों थे। अच्छा, अब इनों में से किसी ने भी इसको रीट्वीट नहीं किया। जब मैंने इसको देखा उस वक्त तक किसी ने भी शहबाज शरीफ के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, हालांकि इनको मेंशन किया गया। जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो उसका मकसद